सुधाकर सिंह जी, मंचासीन शाश्वत गौतम जी, मंचासीन प्रोफेसर सुबोध मेहता जी, और हमारे मैं अपनी सभी का तो नहीं परिचय जानता, लेकिन चंदन यादव जी का परिचय जानता हूँ, चंदन जी, और सभी जो हमारे बीच उपस्थित हैं, जो हमारे माननीय जनप्रतिनिधि, अन्य जनप्रतिनिधि, किसान भाई भी हैं, और हमारे संस्थान के वैज्ञानिक और प्रशासनिक स्टाफ। बड़े सौभाग्य की बात है कि आज हमारे बीच, सॉरी मैं क्या नाम था, सरिश का नाम मैंने भूल गया, आपको पता नहीं होगा, ये कई दिनों से हम लोग के साथ जुड़े हुए हैं इस कार्यक्रम के, और यही कैंपस में रह के सब कर रहे थे। तो आप सभी का मैं इस केंद्र के परिसर में, जो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का महात्मा गांधी समेकित कृषि अनुसंधान संस्थान है, इसमें मैं आप सभी का स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूं। और इस संस्थान में कुछ बताने से पहले मैं चाहूंगा कि सब लोग अपना एक परिचय दे दें, तो हम लोग भी आप लोग को जान जाएंगे, और सभी जो हम लोग के जो स्टाफ है, ग्राम पोस्ट देवरिया, थाना रामगढ़, जिला प्रधान कैमूर। मैं सूची किसान हूँ। यहाँ पर आने के बाद मुझको लगा कि किसानों का वैल्यूएशन आज भी है और आगे भी मंचासीन सुधाकर सिंह जी और मंच पर उपस्थित सभी अतिथि, सभी किसान भाई, सभी का इस संस्थान में स्वागत करता हूँ। मेरा नाम डॉक्टर अमोल जादव है। सर, मेरा फल विज्ञान विषय है और इस संस्थान में पिछले 2 वर्ष से कार्यरत हूँ। रहने वाले से महाराष्ट्र, मैं रहने वाला सर महाराष्ट्र नासिक से। वैज्ञानिक कृषि संप्रसारण विभाग। मेरा घर चैता, अपन पशुधन के अंतर्गत मैं किसान हूँ। मेरा नाम विक्रमासी, ग्राम पोस्ट राम प्रवेश साहब उन्होंने क्या किया, मगर समय नहीं होगा, अगर आप लोग देखना चाहें तो जाकर देख सकते हैं कि किसान के पास 1 एकड़ का खेत है। इसको सुन लीजिए, मैं बता देता हूँ ध्यान से। 1 एकड़ का खेत है, उस 1 एकड़ के खेत में धान करता था या गेहूं करता था। हमने अपने शोध के माध्यम से ये किया कि उस 1 एकड़ को बांट दिया, तो उसमें एक छोटा सा तालाब भी आप बना लो। तो 1 एकड़ का क्षेत्र में आप धान भी करिए, गेहूं भी करिए, सरसों भी करिए, लेकिन थोड़ा सा जो एरिया आपका तालाब है, उसमें तालाब बना लीजिए। तालाब में जो मेड़ है, उस मेड़ पर आप केला लगाइए, अमरूद लगाइए, नींबू लगाइए, और जहाँ जगह बची है उसमें आप बत्तख का पालन करिए और मुर्गी का पालन करिए और बकरी का पालन करिए। तो मुर्गी का जो निकलेगा मलमूत्र वो मछली खाएगी, बत्तख का जो मलमूत्र है वो मछली खाएगी। बत्तख पानी में चलेगी तो मछली की ग्रोथ होगी, मछली बढ़ेगी। जब बत्तख पानी में चलता हिलता है तो मछली बढ़ती है। फिर उसके बाद बत्तख के अंडा बेच के, मुर्गी का मांस बेच के और बकरे का मांस बेच के आपको अधिक आमदनी होगी। मछली बेच के आपको आमदनी। तो इस पर हमने शोध किया और ये प्रॉफिटेबल मिला कि जो किसान भाई है, इंटीग्रेटेड फार्मिंग की बात हो रही है, तो आप खुद ही बताइए, बिहार की 90% जनमानस के पास जब किसान लगाता है कृषि में, तो वो है बिहार का किसान। पंजाब और हरियाणा का किसान इनपुट कम लगाता है, क्योंकि वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर वेल डेवलप है, लैंड होल्डिंग की साइज बड़ी है। हमारा किसान जो है इनपुट ज़्यादा लगा रहा है, तो एमएसपी भी अगर आप उसको देते हैं तो भी उसके इनपुट का आउटकम नहीं है। यानी कि जिस तरीके से मनरेगा, हर राज्य में अलग अलग मनरेगा का जो है मानदेय है, ठीक इसी प्रकार से राज्य व्यवस्था, राज्य के आधार पे जो है इनपुट देना चाहिए। मैं एक डाटा बता रहा हूँ, जब से माननीय नीतीश कुमार जी ने मंडी सिस्टम खत्म किया, बाजार समिति खत्म किया, और जो है तब से लेकर आज तक लगभग 40 लाख करोड़ बिहार के किसानों का घटा हुआ है एमएसपी के नाम पर। एमएसपी से जो ज्यादा इनपुट जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, अगर उसका पैमाना अगर हम जोड़ते हैं कैलकुलेशन, क्योंकि जो एमएसपी जो कमेटी यहाँ एमएसपी बनाती है हर साल बिहार सरकार, ऐसा नहीं है नीतीश जी को पता नहीं है,
बिहार सरकार हर साल लेटर लिखती है कि भाई केंद्र सरकार को कि हमारा एमएसपी से इतना ज़्यादा इनपुट हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी नीतीश कुमार कभी ये शब्द बोलते नहीं एग्रीकल्चर रोड मैप में। तो ये पूरा पॉलिटिकल विल की मुझे जो है कमी लग रही है। और जिस तरीके के संस्थानों में हम लोग जाकर बोलते हैं, और आप लोग सभी रिसर्च साइंटिस्ट यहाँ बैठे हुए हैं, रिसर्च साइंटिस्ट की जो अपॉइंटमेंट्स है, जो एडमिनिस्ट्रेशन में जो इनकी पार्टिसिपेशन होनी चाहिए, वो मुझे लगता है कि बिहार में अपॉइंटमेंट भी रिसर्च साइंटिस्ट का प्रॉपर तरीके से कोडिफाई या कोऑर्डिनेट होकर नहीं हो रहा है। और जो इंटीग्रेटेड इंस्टीट्यूट्स बने हुए हैं वो खुद इंटीग्रेटेड नहीं हो पा रहे हैं, वो आइसोलेशन में काम कर रहे हैं। तो मैं ज़्यादा बोलना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि माननीय सांसद महोदय इस सारे विषय की जानकारी रखते हैं, और जब ये बोलते हैं तो बिहार नहीं देश सुनता है किसान को लेकर। ये सभी सम्मानित वैज्ञानिक, सभी पूर्वी चंपारण के सम्मानित किसानगण, प्रोफेसर सुबोध गुप्ता जी, शाश्वत गौतम जी, चंदन यादव, मैं पहले शुभकामना देता हूँ इस नए संस्थान को कि आने वाले समय में आप ऊंचाई हासिल करें। भारत सरकार की गौरवशाली परंपरा में जो ICAR की जो भूमिका है, उसमें आप सर्वोपरि रूप से अपनी भूमिका निभा सकते हैं। बिहार के क्षेत्र में जो कृषि क्षेत्र में जो बदलाव हुआ, अंग्रेजों के जमाने में स्कॉटलैंड के बाद दूसरा कृषि वैज्ञानिक संस्थान बिहार के पूसा में बनाया गया। इस इतिहास को बहुत जानना जरूरी है कि इस फील्ड के आप जो प्रीमियम जो इंस्टीट्यूशन के रूप में आज आप डेवलप किए हैं, वो भारत के भीतर इसकी शुरुआत इसी उत्तर बिहार के पूसा में, समस्तीपुर में स्थापित हुआ था। और ये देश का पहला और दुनिया का दूसरा संस्थान था। 1936 में भीषण भूकंप के चलते पूसा के संस्थान समस्तीपुर से उठा करके इसको दिल्ली में शिफ्ट किया गया। तो दिल्ली जो इसका दूसरा जो सब सेंटर था, जिसमें आप बहुत गौरवान्वित महसूस करते हैं, और ICAR का आज मुख्यालय भी है पूसा दिल्ली में, वो वास्तविक रूप से इसी राज्य के भीतर था। और वो जब आए थे, अंग्रेजों ने जब स्थापित किया था, तो वह केवल बिहार के किसानों के लिए नहीं था। दुनिया भर में जो उनका साम्राज्य था विभिन्न देशों में, उन देशों के भीतर जो जरूरत थी खाद्यान्न की, नील हो, अफीम हो, चीनी हो, तो इस तरह की जो व्यवसायिक खेती थी, उसका वो रिसर्च सेंटर बनाया बिहार में, और भारत के भीतर उसको आगे ले गया। और इसीलिए आप देखेंगे कि शुरुआती दौर में बिहार कई मामलों में सिरमौर रहा। नील की खेती के खिलाफ यहाँ के किसान उठ खड़ा हुए थे महात्मा गांधी के नेतृत्व में, क्योंकि उनके साथ जो लागत था वो नहीं निकल पा रहा था, और खेत बंजर हो रहे थे, और सरकार को लगान देने के बाद उनकी आमदनी शून्य से नीचे हो गया था, मतलब घाटे की खेती। इसीलिए महात्मा गांधी 8 महीना इसी चंपारण की धरती पर रहते। तो चंपारण की ऐतिहासिक धरती किसान आंदोलन का गवाह रहा है, देश की सत्ता के पलटने का गवाह रहा। आज उस भूमि पर आप कृषि विज्ञान केंद्र को जो स्थापित किया है, महात्मा गांधी के सपनों को साकार कैसे करेंगे, इसके लिए ICAR को, खासतौर से पिपरा कोठी को एक व्यापक आंकड़े इकट्ठा करने होंगे। आंकड़े इस संदर्भ में इकट्ठा करने होंगे कि इंटीग्रेटेड फार्मिंग के जरिए जो आप कहते हैं कि हमारी आमदनी बढ़ रही है या बढ़ने वाली है, जो आपके पास आंकड़े हैं, इससे इसकी जड़ में हमको जानना होगा कि कम से कम इस इलाके में 100 किसानों के साथ अलग अलग गांवों में उनके जो खेती की जो पुरानी पद्धति है, जो ट्रेडिशनल जो फार्मिंग करते हैं, उसको एक डेटा शीट आपको तैयार करना होगा। डेटा शीट तैयार करना होगा उसके इनपुट का और उसके आउटपुट जो प्रोडक्शंस हुए, और बाजार मूल्य MSP पर नहीं, MSP तो नहीं मिलता बिहार में, इस बात को जरूर ध्यान दीजिएगा। वो बाजार में, और बाजार में कौन बाजार,
हमारे पास चौरमा का बाजार है, चैता का बाजार है, शेरपुरवा का बाजार है, या मोतिहारी के भीतर भी बाजार है। वह बाजार तो ध्यान देना होगा किसी वैज्ञानिक के तौर पर। हमको रिटेल बाजार नहीं जांचना है, वो कंज्यूमर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट जांचता है। हमको बल्क मार्केट जांचना है। हम जिस पर हम बल्क में हम कलेक्ट करता है मंडी में, उसके रेट को जांचना है। उस सेल पॉइंट को नहीं जांचना है, परचेज पॉइंट को जांचना है कि कितने रुपए में फल और सब्जी खरीदा। और बेचने वाले को छोड़ दीजिए, जिस बाजार में बेचे, जितना भाव में बेचे, अलग एक कहानी है। तो लगभग ICR अगर शुरुआती दौर है, क्योंकि आप 22 से यहाँ काम शुरू किए हैं, आपके पास स्टाफ अभी भी कम है, तो ये जरूर मैं कहूँगा कि 1 साल के भीतर आप 100 गाँव के जो आंकड़े इकट्ठा कर लेंगे, 100 किसानों के अलग अलग जगहों से, ईमानदारी पूर्वक पूरे साल की उसके 2 फसल, 1 फसल और 3। आपके रिसर्च इंस्टीट्यूट में किसी भी डेवलप टेक्नोलॉजी को हम मान्यता नहीं देंगे जब तक कि वो रेप्लिकेट ना हो जाए फार्म पर जाकर। क्योंकि आपकी जो वर्किंग कंडीशन है ICR के भीतर, वो एक अलग कंडीशन है जिसमें आप जैसे ट्रेंड लोग बैठे हैं खेती के लिए, और जहाँ टेक्नोलॉजी जो किसान तक जाता है वो आपके साथ ट्रेंड नहीं है। इसीलिए उसके प्रोडक्शंस में, उसके कॉस्ट में अंतर आएगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जो अभी हमने जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर भी था बिहार का, तो 3 आंकड़े हमारे पास आए थे जो हमारे लिए चिंता का विषय था, किसी के लिए भी चिंता का विषय होना चाहिए। भीतर वेजिटेबल और फ्रूट्स में कोई क्रॉप कटिंग नहीं, तो कोई भी एक अंदाजे से बता रहा है इतना प्रोडक्शन हो गया, बेसिकली हाइपोथेटिक है, सही नहीं है। लेकिन इसेंशियल कमोडिटी, खासतौर से बिहार में मक्का, तिलहन, दलहन, चावल और गेहूँ, इसकी इसेंशियल क्रॉप कटिंग है साइंटिफिक तरीके से। इसमें हमारा 10 साल के भीतर 1,80,000 करोड़ टन से घट करके 1,79,00,000 टन हो जाता है। 10 साल में हम 1 लाख टन का प्रोडक्शन हमारा घटा था, और 3,10,000 करोड़ खर्च करने के बाद। और देखेंगे तो पर कैपिटा, प्रति व्यक्ति जो उपलब्धता है अनाज का, वो घट गया। क्योंकि इन्हीं 10 सालों में बिहार की आबादी 24% बढ़ी। तो हमारे प्रयास निरर्थक गए, हम पीछे गए। ये सभी सरकार के आंकड़े हैं और साक्ष्य के आधार पर मैं बोल रहा हूँ। दूसरी बात, अहम इनपुट के रूप में देखें तो इस राज्य के लिए 248 kg फर्टिलाइजर पर हेक्टेयर हम इस्तेमाल कर रहे हैं। 248 kg, राष्ट्रीय औसत 198 kg, और हम बिहार में इस्तेमाल कितना कर रहे थे? 248 एट पार। किसका? पंजाब का। पंजाब 246 kg कर रहा, उससे भी ज्यादा। तो हमारे पास उससे अच्छा होना चाहिए था। वहां जब चावल का प्रति हेक्टेयर देखें तो 4800 kg पर हेक्टेयर, और बिहार में कितना है? 2800 kg। तो हम जब पंजाब से ज्यादा फर्टिलाइजर का इस्तेमाल किए, पंजाब से ज्यादा पानी बिहार में उपलब्ध है, 200% बोलते हैं। जो हमने आकलन किया है बिहार में सिंचाई विभाग ने, सेकेंड इरिगेशन कमीशन, कि बिहार में कितनी खेती है, कितना पानी चाहिए, तो हमारे पास 200% पानी है, 2 गुना पानी है। ये किसी राज्य के पास एडवांटेज नहीं है देश में, महाराष्ट्र में तो है ही नहीं। तो 200% पानी है, फर्टिलाइजर सबसे ज्यादा हमने यूज किया, और बिहार का किसान ही देश का खेती कराता है। 4 करोड़ जो माइग्रेंट हमारे जो आगमन में मानता हूँ, लेबर जिसको कहते हैं दूसरे लोग, ये हमारे किसान हैं जो कि गरीबी के चलते दूसरे राज्य में चले गए, वहाँ की खेती को सुदृढ़ किया। यह मैं व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर कह रहा हूँ। और वहाँ के किसानों से जो बात हुई, पंजाब और हरियाणा के किसानों ने कहा कि हम मिलेट उत्पादन करते थे 70 के दशक में, सेकेंड ग्रीन रिवॉल्यूशन से पहले वो मिलेट उत्पादन करते थे। उनके पास ज्वार बाजरे थे, कुछ इलाकों में मक्का, इसीलिए मक्का की रोटी और सरसों का साग आज भी वहाँ खाते हैं लोग। चावल और रोटी नहीं खाते हैं, आज भी याद करें। उन्होंने अपनी खेती बदल ली, लेकिन अपना भोजन नहीं बदला। भोजन वही मक्के की रोटी और साग खाते हैं।
तो उन लोगों ने कहा कि जब सेकेंड ग्रीन रिवोल्यूशन की बात हुई थी, जब मिनिमम सपोर्ट की घोषणा हो गई चावल और गेहूं पर, तो हम जानते नहीं थे पंजाब हरियाणा के लोग कैसे खेती करते। तब बिहार के आए हुए किसान, तो मैंने पूछा कि वो किसान बिहार से आए, आपका क्या है? आप भी तो किसान, कहा हम जमींदार, मैं जमीन का मालिक है इसलिए जमींदार है, हम किसान नहीं। और बिहार के आए हुए किसान, जिसको हम लोग लेबर कहते हैं, उन लोगों ने खेती को बदला। कैसे धान की खेती होती है, कैसे मक्के की खेती होती है, कैसे गेहूं की खेती होती है, और उत्पादन को यील्ड के स्तर पे इतना हाई ले गया कि आई डोंट वांट टू दुनिया की पंजाब हरियाणा मोनोक्रॉप को लेकर चैलेंज है, वो कला कहानी है। लेकिन वही जब बिहार में हम पिछड़ गए, हमारा यील्ड क्यों कम है? ये जमीन अच्छी है, मजदूर अच्छे हैं, पानी अच्छे हैं, तो कुछ न कुछ आंकड़े में हेरा फेरी। या तो मेरी क्रॉप कटिंग को सबोटेज किया गया, दबाया गया किन्हीं कारणों से, या फिर हम फर्टिलाइजर हम इस्तेमाल उतना नहीं कर रहे हैं, यह केवल कागजों में आंकड़ों में। तब मैंने 2 सवाल अधिकारियों से कहा, तब पता चला कि ये जो नेपाल का बॉर्डर है और बांग्लादेश का बॉर्डर है, वो लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम है, वहाँ पे स्पिल कर जाता है फर्टिलाइजर, दूसरे राज्य देश में चला जाता है। तो इसमें आया मोतिहारी के नाम पर, आया बेतिया के नाम पर, चंपारण के नाम पर, और खाद चला गया नेपाल। तो खेतों में इस्तेमाल नहीं हुआ, इसीलिए उत्पादन अगर कृषि के नीचे। दूसरा है टेक्नोलॉजी का भी है, टेक्नोलॉजी का है कि उसको